ये कहानी है मनोहर की, जो बंजारपुर गांव में अपनी पत्नी मंगला और अपनी बेटी वानी के साथ रहता था। मनोहर गांव में ही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम किया करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता था। और मनोहर की इकलौती बेटी वानी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया करता था, जिस वजह से वानी की बचपन से ही सारी जरूरतें पूरी हो जाने की वजह से आज वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है और उसे हर समय बस पानी पूरी ही चाहिए होती है। तभी वो एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आप मेरे लिए पानी पूरी का घर बनवाना और हाँ, एक सुंदर सा पानी पूरी का लहंगा भी बनवाना, जिसे मैं पहनकर पूरे गांव में घूमूंगी। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं बनवाऊंगा। मैं तो तेरे लिए पानी पूरी का एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनवाऊंगा, जिसे पहनकर तू पूरी चाट की दुकान जैसी लगेगी। अपने पति और अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मंगला को बहुत गुस्सा आता है और वो हमेशा कहती थी, हाँ, तुम दोनों बाप बेटी मिलकर किसी दिन ये पूरी दुनिया ही पानी पूरी की कर देना। अरे तुम्हारी बेटी के इस पानी पूरी के चक्कर में किसी दिन हमारे घर पर खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करूँगा ताकि इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करते रहना और ये दिन रात बैठकर पानी पूरी खाती रहेगी। इसी तरह समय के साथ साथ वानी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी पानी पूरी खाने की आदत अभी तक गई नहीं थी। और जब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी सारी सहेलियों की शादी होने लगती है, तो वो लोग अपनी शादियों में बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे पहनती हैं। तभी वानी उनसे कहती है, अरे यार, तुम लोग तो कितने बोरिंग लहंगे पहनकर शादी कर रही हो। अच्छा, तो तुझे हमारा लहंगा बोरिंग लग रहा है, तो तू कौन सा शाहजहां का बनाया हुआ लहंगा पहनेगी? अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए पानी पूरी से बना हुआ लहंगा लेकर आएंगे। क्या? पानी पूरी का लहंगा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, या फिर तू अभी भी बच्ची ही है? भला ऐसा भी कोई लहंगा होता है क्या? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पानी पूरी का लहंगा पहन कर ही शादी करनी है, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, बस तू हम लोगों को अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। और इस तरह कुछ दिन बीतते ही वानी की भी शादी तय हो जाती है और शादी तय होते ही वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे अपनी शादी में पानी पूरी का लहंगा ही पहनना है, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। इतना कहकर वानी वहाँ से चली जाती है। उसी समय उसकी माँ मंगला कहती है, अरे ये पगली वाली क्या कह रही है? भला पानी पूरी का भी कोई लहंगा होता है क्या? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। भला पानी पूरी का लहंगा पहनकर शादी कौन करता है? अरे कहीं तुम्हारी बेटी पागल तो नहीं हो गई है और ये सब आप ही का बिगाड़ा हुआ है? आप ही ने तो उसे पानी पूरी खिला खिला कर इतना सर पर चढ़ा दिया है। हाँ, अब तो सब मेरी ही गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की ये इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ सर पर हाथ रखकर परेशान बैठी होती है। तभी एक चाट की दुकान पर जाकर मनोहर चाट वाले से पूछता है, अरे भाई, तुम्हारे पास पानी पूरी से बनी हुई कोई चीज है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं है। हमारी दुकान पर पानी पूरी के बिस्किट, फायर पानी पूरी, बाहुबली पानी पूरी। तो बताइए आपको क्या चाहिए? क्या मुझे पानी पूरी का लहंगा नहीं मिल सकता? क्या? पानी पूरी का लहंगा? अरे कहीं आप सुबह सुबह मुझसे मजाक करने तो नहीं आए हैं? चलिए जाइए यहाँ से।
इतना सुनकर मनोहर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी बेटी की ये इच्छा भी पूरी करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसलिए मनोहर पानी पूरी फैक्ट्री और भी कई पानी पूरी की दुकानों में जाकर पानी पूरी का लहंगा बनाने के बारे में कहता है, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाकर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी जब शाम को मनोहर दुखी होकर घर वापस लौटता है, उसी समय वानी उससे कहती है, पिताजी, क्या आपको मेरे लिए पानी पूरी का लहंगा मिल गया? नहीं बेटा, मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन कोई भी पानी पूरी का लहंगा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या? इसका मतलब मुझे मेरी शादी पर पानी पूरी का लहंगा नहीं मिलेगा? तो फिर मैं शादी भी नहीं करूँगी। इतना कहकर वानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पूरे दिन खाना नहीं खाती। अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर मनोहर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी अगले दिन ही मनोहर दुकान से पानी पूरी लाकर खुद ही पानी पूरी का लहंगा बनाने लगता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी पानी पूरी थोड़ी ही देर में खराब हो जा रही थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? ये पानी पूरी का लहंगा तो बार बार खराब हो जा रहा है। अब मैं अपनी बेटी के लिए पानी पूरी का लहंगा कैसे बना पाऊंगा? कहीं इन सब के चक्कर में उसकी शादी न रुक जाए। और ऐसे ही कुछ दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी मनोहर पानी पूरी का लहंगा नहीं बना पाता और ऐसे ही शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। फिर शादी के एक दिन पहले ही मनोहर दुखी होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, हे ऊपर वाले, मैं अपनी बेटी के लिए पानी पूरी का लहंगा कहाँ से लाऊं? और अगर उसे पानी पूरी का लहंगा नहीं मिलेगा तो वो शादी भी नहीं करेगी और मैं इस तरह अपनी बेटी की शादी टूटते हुए नहीं देख सकता। इतना कहते हुए मनोहर की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी जैसे ही मनोहर के आंसू उस नदी के अंदर गिरते हैं, वैसे ही वो पूरी नदी पानी पूरी की बन जाती है और ये देखकर मनोहर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये क्या? ये नदी अचानक से पानी पूरी की नदी कैसे बन गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वैसे भी दिन रात मेरे दिमाग में पानी पूरी की चीजें ही चल रही हैं। मनोहर के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है और वो कहती है, चिंता मत करो मनोहर, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि ये एक हकीकत है जो तुम्हारे सामने है। अरे आप कौन हो और ये सब क्या है? मेरा नाम सिंड्रेला है और मैं पानी पूरी की दुनिया की परी हूँ और ये नदी भी हमारी पानी पूरी की दुनिया का ही एक हिस्सा है। इसलिए जब आज तुम्हारे आंसू इस नदी के अंदर गिरे तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मुझे तो पानी पूरी से बना हुआ एक लहंगा चाहिए जिसे पहनकर मेरी बेटी शादी कर सके। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये जादुई पानी पूरी से बना हुआ लहंगा दे रही हूँ। तुम इसे अपनी बेटी को ले जाकर दे देना। और हाँ, ये एक जादुई पानी पूरी से बना हुआ लहंगा है, इसलिए कभी भी ये खराब नहीं होगा और तुम्हारी बेटी इसे पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। इतना सुनकर मनोहर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जादुई पानी पूरी से बना हुआ लहंगा लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी से बना हुआ लहंगा लेकर आया हूँ। अब तो तुम शादी करोगी ना? इतना सुनकर वानी फटाफट से अपने कमरे से बाहर आती है और पानी पूरी से बना हुआ लहंगा देखकर कहती है, अरे वाह पिताजी, ये पानी पूरी से बना हुआ लहंगा तो सभी लहंगों से बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी।
आखिरकार आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी ही कर दी। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। लेकिन पिताजी, आपको ये इतना सुंदर लहंगा मिला कहाँ से? अपनी बेटी के इतना कहते ही मनोहर उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अपनी शादी वाले दिन जब वानी वो पानी पूरी का बना हुआ लहंगा पहनकर आती है, तो हर कोई उसके लहंगे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सबकी नजर बस वानी के पानी पूरी से बने लहंगे पर ही होती है। और इसी तरह वानी वो पानी पूरी से बना हुआ लहंगा पहनकर ही शादी करती है। और उस दिन उसका बचपन से देखा हुआ ख्वाब भी पूरा हो जाता है। इधर मनोहर अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े घने जंगल से, जहाँ पर हर तरह के जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। वैसे तो उस जंगल में हमेशा चिड़ियों के चहकने की आवाजें आया करती थीं। लेकिन एक दिन वहाँ कुछ अजीब आवाजें आई। वहाँ 5 लड़कियाँ बैठकर जोर जोर से रो रही थी। वो 5 बहनें थीं और उनका नाम था प्रिया, रिया, सिया, लिया और मीरा। तभी कुछ इच्छाधारी नागिन बहनें वहीं जंगल में ही घूम रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर उन 5 बहनों के ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, वहाँ पर 5 लड़कियाँ बैठकर रो रही हैं। कहीं वहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो? आखिर ये 5 इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हैं? चलो चलकर उनसे पूछते हैं। फिर वो दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों के पास पहुँच जाती है और उनसे जाकर कहती हैं, अरे तुम 5 कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? तुम हमें बता सकती हो, हम दोनों नागिन बहनें हैं। क्या नागिन जी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमने आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज। अरे तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमें अपनी परेशानी बताओ। हमारी सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती है, ऊपर से हमसे दिन भर खेतों में मजदूरी भी करवाती है। इतना ही नहीं, वो हमें रोज आधा पेट खाना देती है। हम तीनों अपनी जिंदगी से तंग आ गई हैं, इसलिए हमने आत्महत्या करने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनकर दोनों नागिनों को उन पर बहुत तरस आता है। देखो, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। तुम 5 चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ। उसके बाद दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों को अपनी गुफा में ले जाती हैं और गुफा में आकर उनसे कहती हैं, इस गुफा में हम जादुई स्कूल चलाते हैं। हम दोनों बहनें नागिनों को तरह तरह के जादुई खाने बनाने का हुनर सिखाते हैं। लेकिन आजकल स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए आज से हम तुम 5 को जादुई खाना बनाने का हुनर सिखाएंगे। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद एक नागिन बहन कपड़े में ढकी जादुई मणि को बाहर निकालकर उस टेबल पर रख देती है और अगले ही पल उस मणि के अंदर से बहुत बड़ा जादुई बर्तन बाहर निकलकर आ जाता है। फिर वो नागिन बहनें 5 बहनों को जादुई खाना बनाना सिखाने लगती हैं और वो 5 बहनें ध्यान से खाना बनाना सीखने लगती हैं। फिर क्लास खत्म करके वो 5 वापस अपने घर के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें पहले सुबह उठकर घर के सारे काम पूरे करती हैं। फिर खेत में भी जाकर सारा काम खत्म होने के बाद वो 5 नागिनों के स्कूल में जाकर खाना बनाना सीखने लगती हैं। धीरे धीरे वो 5 बहनें जादुई खाना बनाने में माहिर हो जाती हैं। उनकी इतनी मेहनत और लगन देखकर दोनों नागिन बहनें बहुत खुश थीं और स्कूल के आखिरी दिन वो उन 5 से कहती हैं, अब तुम तीनों जादुई खाना बनाना सीख गई हो। अब से तुम्हें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है।
तुम तीनों एक ढाबा खोलकर वहाँ पर जादुई खाना बेचना शुरू कर दो। उसके बाद वो नागिन बहनें अपने जादू से उन 5 बहनों के पुराने कपड़े बदलकर उन्हें 5 जादुई लहंगे पहना देती हैं। इतने सुंदर लहंगे देखकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। देखो, ये लहंगे आम लहंगे नहीं हैं, ये नागिनों के जादुई लहंगे हैं। इनसे तुम 5 जितने चाहो उतने पैसे मांग सकती हो। अब तुम 5 जाओ और पूरे गांव में अपने खाने की धूम मचा दो। फिर वो 5 बहनें उन नागिन बहनों का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके बाद 5 बहनें जादुई लहंगा पहनकर अपने घर वापस चली जाती हैं। लेकिन जब वो घर पर आती हैं, तो सामने उनकी सौतेली माँ गुस्से में खड़ी होती है। उनकी सौतेली माँ बहुत ही लालची और कामचोर थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो मोटी सांड हो गई थी। माँ, आज से हम 5 खेतों में काम करने नहीं जाएंगे। हमने अपना ढाबा खोलने का फैसला किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? अचानक तुम्हारे सर पर ये ढाबा खोलने का भूत कहाँ से सवार हो गया? और ढाबा खोलने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, आज से हम तीनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुमने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम तीनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। अब तुम यहाँ अकेले रहो और अपने सारे काम खुद ही करो। ये सुनकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम 5 को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ठहरो, अभी बताती हूँ तुम 5 को। उसके बाद उर्मिला एक मोटा डंडा उठाकर 5 बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो 5 बहनें अपनी आंखें बंद करके जादुई मंत्र पढ़ती हैं और वहाँ पर ढेर सारा मिर्ची का पाउडर प्रकट कर देती हैं। उसके बाद वो 5 सारा मिर्च का पाउडर उठाकर उर्मिला के ऊपर डाल देती हैं। अरे ये क्या किया तुम 5 ने? मेरे पूरे शरीर में मिर्ची लग रही है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह उर्मिला जोर जोर से रोने लगती है। ये देख उन 5 बहनों को बहुत खुशी होती है। फिर वो 5 बहनें वो घर छोड़कर चली जाती हैं और एक पार्क में जाकर अपने जादुई लहंगे से ढेर सारा पैसा मांगती हैं और फिर उन पैसों से वो 5 सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ जादुई खाना बेचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना शुरू कर देते हैं और उनका ढाबा चल पड़ता है, जिससे वो 5 बहनें खूब सारे पैसे कमाने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 5 बहनों की तरक्की देखकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला जल भूनकर राख हो जाती है। जब से इन 5 ने घर छोड़ा है, तब से मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं और मैं भूखी मर रही हूँ। और यहाँ ये 5 मजे से पैसे कमा रही हैं। मैं इन 5 को तो नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उर्मिला उन 5 बहनों को मारने का प्लान बनाती है और एक काली अंधेरी रात में जब वो 5 बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तभी उर्मिला चुपके से उनके कमरे में घुस जाती है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से 5 बहनों की नींद खुल जाती है। ये देख उर्मिला उन 5 के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है और अगले ही पल 5 बहनें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तभी उर्मिला की नजर उनकी बड़ी सी तिजोरी पर पड़ती है। अच्छा, तो इन 5 ने इतनी बड़ी तिजोरी खरीद रखी है। अब इन 5 को मारने के बाद इस तिजोरी की मालकिन मैं बन जाऊंगी। उसके बाद उर्मिला उन 5 बहनों को एक मोटी सी रस्सी से बांध देती है और कहती है, अब सबसे पहले मैं इन 5 का गला काट दूंगी, फिर इन 5 की लाश को लेकर नदी में फेंक दूंगी। इस तरह इन 5 के बारे में
किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ अचानक से दोनों इच्छाधारी नागिन बहनें आ जाती हैं। इससे पहले कि उर्मिला कुछ समझ पाती, एक नागिन उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। जालिम औरत, तू क्या समझती है कि तू इन पांचों को मारकर इनका सारा पैसा ऐसे ही ले लेगी? हाँ, अरे मोटी भैंस कहीं की, खा खा के हाथी बन गई है। अब तू क्या करेगी जीकर? तू तो बहुत टेस्टी लग रही है। चलो आज हमारी पार्टी हो जाएगी। फिर अगले ही पल दूसरी नागिन अपने नुकीले दांतों से उर्मिला पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो दोनों नागिन बहनें मिलकर उर्मिला को मारकर खा जाती हैं। इस तरह दुष्ट उर्मिला को उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से उन पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो पांचों ढाबा चलाते हुए बहुत अमीर हो जाती हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। कंचीपुरम नाम के गांव में सीता और लक्ष्मी दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता और लक्ष्मी के पिता चंदन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया था जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। एक दिन की बात है, उनके घर सुनील नाम का एक आदमी रुपए मांगने के लिए आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो या फिर तुम लोगों ने जो भी रुपए लिए हैं वो पैसे मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा तो है कि मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। हमें थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, मैं आपके रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मेरे रुपए लौटा पाते हो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो ही चुके हैं। अभी तक तो तुमने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। सुनील के जाने के बाद चंदन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप से कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमें यूँ रास्तों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंदन रुपए देने के लिए बहुत इंतजाम करता है, पर वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 महीने के बाद सुनील फिर से चंदन के घर पर आ जाता है और चंदन से कहता है, रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था और 1 महीना पूरा हो गया है। अब मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे रुपए दो या फिर इस घर से निकल जाओ। मेरे पास अभी रुपए नहीं है, तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। अगर तुम मुझे मेरे घर से निकाल दोगे तो मेरी बेटियां कहाँ पर रहेंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम इस घर से निकल जाओ। अब ये घर मेरा हुआ। और ये कहकर सुनील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और घर पर ताला लगा देता है। इस बात से चंदन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो चंदन की पत्नी नीता और उसकी दोनों बेटियां चंदन को संभालती हैं। फिर वो सभी उस घर से चले जाते हैं। अभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी और सीता को रास्ते में आसमान की ऊंचाइयों में जा रही एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी को देखकर लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे माँ पिताजी, इस सीढ़ी को देखिए, चलिए ना हम इससे ऊपर चलते हैं, पता नहीं ऊपर क्या होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या पता ऊपर कोई खतरनाक भूत या चुड़ैल हो तो। नहीं पिताजी, चलिए ना, क्या पता ऊपर ढेर सारे खजाने वगैरह हो। प्लीज प्लीज चलो ना प्लीज। उनके इतनी जिद करने पर वो सभी लोग बारी बारी से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। जब वो सभी ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लहंगे का घर होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है,
अरे ये घर तो खाली लग रहा है, क्यों ना हम लोग इसी घर में रुक जाएं? कितना सुंदर है ये घर। पता नहीं ये घर किसका है। यदि इस घर का मालिक आ गया तो वो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं बेटा, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। जब आएगा तब निकालेगा, तब तक तो हम इस घर पर रह सकते हैं ना। प्लीज पापा चलिए ना। सीता और लक्ष्मी के बार बार जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लहंगे का घर था, पर घर के अंदर की सभी चीजें जादुई थी। घर के अंदर सब कुछ अपने आप काम हो रहा था। रसोई में अपने आप खाना बन रहा था, बर्तन अपने आप धुल रहे थे और कपड़े भी अपने आप साफ हो रहे थे। ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीता हैरान होकर अपने पिता से कहती है, पापा ये तो कोई जादुई लहंगे का घर लग रहा है। हम लोग जादुई लहंगे के घर में आ गए हैं। इस घर में जरूर कोई न कोई होगा। इसके बाद सीता घर में आवाज लगाती है, पर घर में कोई भी नहीं होता है। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो इस घर में कोई भी नहीं लग रहा है। लगता है इस लहंगे के घर में कोई भी नहीं रहता। शायद ये घर जादुई है, इसलिए खाली पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर ये जादुई लहंगे का घर है किसका? और फिर लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, पता नहीं ये घर किसका है, पर अब से ये घर हमारा है। जब तक इस घर में कोई भी नहीं आता है, तब तक हम लोग ही इस घर में रहेंगे। इसके बाद वो सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर घर में कोई भी नहीं आता है। उस जादुई लहंगे के घर में सब कुछ अपने आप होता था। यहाँ तक कि उस घर में एक पैसों का पेड़ भी था, जो उन लोगों को बहुत सारे रुपए देता था। और उसी पेड़ से रुपए लेकर चंदन ने अपना घर सुनील से वापस ले लिया था। पर अभी भी वो लोग उसी जादुई लहंगे के घर में ही रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग घर में आराम से बैठे होते हैं कि तभी अचानक उस जादुई लहंगे के घर में एक परी प्रकट होती है। उस परी का नाम सोनपरी होता है। सोनपरी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इस पर चंदन सोनपरी से कहता है, ये आपका घर है क्या? हाँ ये मेरा घर है। मैंने ही इस जादुई लहंगे के घर को आसमान में बनाया है और मैं कभी कभी इस घर में आती रहती हूँ। पर तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इसके बाद चंदन सोनपरी को सारी बातें बता देता है। चंदन की बात सुनने के बाद सोनपरी चंदन से कहती है, मुझे खुशी हुई कि मेरे इस जादुई लहंगे के घर में किसी को तो पनाह और मदद भी मिली। जरूर वो जादुई सीढ़ियाँ मेरे इस जादुई लहंगे ने ही प्रकट की होगी, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। आज से ये घर तुम्हारा है। आज से तुम इस घर में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं तो कभी कभी ही यहाँ पर आती हूँ। इस पर लक्ष्मी खुश होकर सोनपरी से कहती है, क्या सच में ये घर आज से हमारा हुआ? हाँ ये घर अब तुम्हारा हुआ। आज से तुम लोग ही इस घर में रहा करोगे। पर याद रखना कि कभी भी इस घर में बुराई ना आ पाए, क्योंकि यदि इस घर में बुराई आ गई तो ये जादुई लहंगे का घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर सीता सोनपरी को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और ना ही इस घर में कभी भी कोई बुराई आ पाएगी। हम लोग हमेशा इस घर को संभाल कर रखेंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इस घर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि इस घर के बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो लोग इस घर पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। जी सोनपरी, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इस घर के जादुई रहस्य को किसी को भी पता नहीं लगने देंगे और हम हमेशा इस घर में ही रहेंगे, जिससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सोनपरी कुछ दिन उसे जादुई लहंगे के घर में उन लोगों के साथ रुकती है।
फिर अगली सुबह वो वहाँ से चली जाती हैं। सोनपरी के जाने के बाद चंदन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, सोनपरी बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने हमें अपना घर उपहार में दे दिया। हम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमारी किस्मत वाकई में बहुत ही अच्छी है। और इस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नंदिनी के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करती थी। उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। नंदिनी सुबह सुबह ही खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी और शाम होने पर घर वापस लौटकर आ जाती थी। नंदिनी के घर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा सा घर था, जिसमें शगुन नाम की एक लड़की रहती थी। शगुन नंदिनी की बड़ी बहन थी, लेकिन शगुन नंदिनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब औरत घूमते हुए आती है और शगुन के घर के पास आकर रुक जाती है। हे भली लड़की, तुम मुझे भिक्षा दे दो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटी। देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इनका ये भीख मांगना नहीं छूटेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना, चल निकल यहाँ से। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम गुस्सा क्यों करती हो बेटी? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? पहले से ही मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, ऊपर से तुम यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही हो। यहाँ से तुम अभी के अभी चली जाओ। शगुन उस गरीब औरत को डांट कर अपने घर से भगा देती है। वो गरीब औरत मुस्कुराते हुए आगे चल देती है। फिर वो औरत नंदिनी की झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ, कृपया करके तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे अम्मा जी, आप वहाँ पर क्यों खड़ी हैं? चलिए, आप जल्दी से अंदर चलिए। नंदिनी उस गरीब औरत को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की झोपड़ी को देखकर कहती है, हे भली लड़की, तुम मुझे इतने प्रेम से अंदर लेकर आई हो, क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो? अरे अम्मा जी, क्या हम जिन्हें जानते हैं हमें सिर्फ उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। अम्मा जी, आप इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हैं और आपको भूख भी लगी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर नंदिनी खुशी खुशी उस गरीब औरत के लिए भोजन लाने चली जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की सेवा से बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद जाते समय वो गरीब औरत नंदिनी से कहती है, बेटा, तुम बहुत ही गरीबी में जी रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं खुश होकर तुम्हें वो चीज दे दूंगी। अरे अम्मा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ, तुम ना मत कहना। ये लो जादुई गुलाब, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो, आंखें बंद करके उस चीज को इस जादुई गुलाब से मांग लेना और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इतना बोलकर वो गरीब औरत नंदिनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिनी उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब का कोई भी प्रयोग नहीं करती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख से परेशान होकर नंदिनी अपनी बड़ी बहन शगुन के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। दीदी, मेरे दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप मुझे कुछ अनाज दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं आपका अनाज आपको लौटा दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। माफ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हें अपना चावल नहीं दे सकती हूँ। मुझे शक है कि तुम मेरा चावल मुझे लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना मेरी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। नंदिनी अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह पाती है और उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है। तभी नंदिनी को अचानक से उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब की याद आती है। तब नंदिनी उस गुलाब से कहती है, हे जादुई गुलाब, आज मैं बहुत ही भूखी हूँ, कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही
उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने प्रकट हो जाती हैं। अपने सामने इतना सुंदर भोजन देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। अब नंदिनी को जिस भी चीज की जरूरत होती थी, नंदिनी आंखें बंद करके उस जादुई गुलाब से वो चीज मांग लेती थी। अब नंदिनी बहुत ही अमीर हो गई थी। जब शगुन नंदिनी को इतना अमीर देखती है, तब वो उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन नंदिनी, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम कोई जादुई मंत्र जानती हो क्या? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें पूछ रही हो? कल तक तो तुम बहुत ही गरीब थी, अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये सब उन गरीब अम्मा जी के जादुई गुलाब के कारण हुआ है। एक दिन की बात है, अम्मा जी मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें खाना खिलाया तो अम्मा जी मेरे व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुझे एक जादुई गुलाब दे दिया कि मैं जो भी चाहूँ आंखें बंद करके उससे मांग सकती हूँ। पहले वो गरीब अम्मा मेरे यहाँ आई थी। ओहो, मैंने एक जादुई गुलाब गवा दिया। शगुन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और शगुन उदास मन से अपने घर वापस लौट जाती है। फिर उस दिन के बाद से नंदिनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।